अगर कोई भी अपनी राइड स्टार्ट कर रहा है और आज वो बिगनर है तो उसको सोलो राइड स्टार्ट करनी चाहिए या किसी ग्रुप्स के साथ राइड करना शुरू करना चाहिए? मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज न्यू राइडर्स को ग्रुप में राइड करने का ये होता है, यस ग्रुप में राइड कर रहे हैं, आपको कंफर्ट होता है कि कुछ हो जाएगा तो ग्रुप इज देयर, बट तो सर इतना ट्रैवल करने के लिए आपके फंड कहाँ से आते थे? पैशन के लिए आपको फ्यूल तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। अगर कोई स्टंट्स में ही अपना करियर डेवलप करना चाहता है तो फिर वो क्या करे? टेक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए वो भी बाइक से आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया और आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर किस चीज़ का? आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो कई बार वो बहुत डिप्रेसिंग भी हो जाता है। अगर डिप्रेसिंग होने लगे तो आई वुड नॉट एडवाइज सोलो राइड। ऐसा कभी आपकी लाइफ में मोमेंट आया कि जहां आपको लगा यार अब नहीं हो पाएगा? एक इंस्टेंस बताता हूँ। इन 2018 I along with my two friends did Dominar Polar Odyssey from Arctic to Antarctica, which was आपने इतनी सारी कंट्रीज क्रॉस करी हैं जिसमें कि कुछ कंट्रीज बोला जाता है कि बहुत डेडलीस्ट कंट्रीज हैं या लोग बहुत डरते हैं। yes, आप कैसे चले गए वहां पे और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? Honduras and Nicaragua. Nicaragua was burning at that time. पॉलिटिकल टर्मोइल था, दंगे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। आई प्रोबब्ली से दैट वाज द टफेस्ट। कौन सी कंट्री आपको सबसे अच्छी लगी? एंटायर वर्ल्ड इज माय कंट्री। आई मीन वी हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज। सडनली द टैंक स्लैप इफेक्ट हैपेंड ऑन माय मोटरसाइकिल, जिसके अंदर होता क्या है कि आपका हैंडल जो है इट स्टार्ट शेकिंग बियॉन्ड कंट्रोल एंड यू आर बाउंड टू फॉल। आई न्यू आई हैड टू फॉल। I was calling my co-rider, Avi, I am going to go down. He said, what are you saying, Z? I said, I am going to go down. And the third word was... हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है मिस्टर दीपक गुप्ता। ये क्रॉस कंट्री राइडर हैं। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में राइड किया है। इंडिया टू लंदन अपनी बाइक से गए हैं। इन्होंने अपने पॉडकास्ट में बताया है कि कैसे उनको दूसरी कंट्रीज में बहुत सारे चैलेंजेस आए और कैसे उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया, कैसे इस राइडिंग कम्युनिटी में वो आए, कैसे इस राइडिंग कम्युनिटी को आज की तारीख में वो ग्रो कर रहे हैं और कैसे राइडर्स को एम्पावर कर रहे हैं। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल है TSS क्लिप्स, जहां आप हमारे सारे पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स देख सकते हैं और कम समय में भी सारे एपिसोड्स का फायदा ले सकते हैं। आप हमें Spotify पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर, मैं एक सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि दीपक गुप्ता जी की जर्नी माउंटेन मैन कैसे बनी? So I had been riding since last more than 4 decades. मेरा ग्रुप का नाम है ग्रुप ऑफ सुपर बाइकर्स, गॉर्स ग्रुप ऑफ दिल्ली सुपर बाइकर्स। डॉक्टर थरेजा, हम हर संडे मिलते हैं, राइड करते हैं और 4 में से 3 संडे में एब्सेंट होता था। ओके। तो जब वो पूछते थे कहाँ, मैं आज यहाँ पहाड़ में बाइकिंग कर रहा हूँ, यहाँ मैं आज पहाड़ में साइकिलिंग कर रहा हूँ, यहाँ मैं आज ट्रैक पे गया हूँ, तो कहते थे यार तुम तो पहाड़ों में ही पाए जाते हो। So he started writing me as Mountain Man. Mountain Man. He writes very very well. Okay. So he started writing me as Mountain Man. और वो धीरे धीरे, मुझे नहीं पता कब मैं दीपक गुप्ता से दीपक जी हुआ, कब सर हुआ और कब माउंटेन मैन हो गया। एंड उनका लिखना माउंटेन मैन, पीपल स्टार्टेड, द कम्युनिटी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट बिकॉज दे न्यू मेरी पोस्ट से कि मैं ऑलमोस्ट पहाड़ों में ही पाया जाता हूँ। तो आई लव माउंटेन्स एंड more than 250 days in a year I am traveling. Okay. Mostly riding and trekking. Okay. अभी आजकल because of age trekking थोड़ा सा tough हो गया है, तो बस ऐसे ही mountain man बन गए। I have done, viewers, I have done nothing to be called mountain man. There is only one mountain man in the world who is Dashrath Manji from Bihar, who carved out a mountain with his own hands. So right. He is the real mountain man. I am just a symbolic, a name given by Dr. Arun Thareja, which the community, you guys have accepted it and lovingly called me Mountain Man. और उस नाम की वजह से मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ना चाहते हुए भी मुझे वो माउंटेन्स में
रहना ही पड़ता रहना है. पड़ता है, Yes. राइट. ओके. But I am loving this name. ओके. Yes. आप इस इंडस्ट्री में आए कैसे? मतलब टू व्हीलर्स का बचपन से शौक था या आपको कोई लेके आया, या कैसे आपका इस शौक यहाँ पे डेवलप हुआ? इंडस्ट्री में नहीं, मैं कहूँगा आई वॉज बॉर्न टू राइड. आई वॉज वेरी क्लियर. मेरा पहला टू व्हील्स के साथ इंटरेक्शन हुआ प्रोबेबली इन क्लास 7th और 8th. लूना से. My uncle bought a Luna 50cc. उस समय ऐड आया करता था, हाँ जी. चल मेरी लूना. चल मेरी लूना. सो वही ग्राउंड में बड़ा घर होता था, आंगन बहुत बड़ा था, वहाँ चलाते थे. धीरे धीरे रोड पे आ गए. फादर ने देखा ये टू व्हील्स पे आ गया है, तो ही हैड अ रॉयल एनफील्ड हिमसेल्फ एंड अ वेस्पा 150. उन्होंने धीरे धीरे उसको बाहर लॉन से खड़ा हटा के उसको बेडरूम में खड़ा, ड्राइंग रूम में खड़ा करना शुरू कर दिया, ये ताकि निकलेगा नहीं. हम भी स्मार्ट थे, पहले मार्किंग कर लेते थे कहाँ खड़ा है, चुपचाप निकालते थे, चला के वापस उसी मार्किंग पे लाके खड़ा कर देते थे. बट आई थिंक आई वॉज बॉर्न टू राइड. आई वॉज वेरी क्लियर आई हैव टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, और प्रेफरेबली टू व्हील्स. टू व्हील्स वॉज माई लव. तो क्योंकि टू व्हील्स इज नशा. So which was your first bike? First, my personal bike was 1981, which was a राजदूत बॉबी. उन दिनों बॉबी मूवी आई थी और राजदूत का बॉबी उन्होंने वर्जन लॉन्च करा था, छोटा बाइक. वो क्लास 11th और क्लास 12th में मैंने चलाया. विच व्यूअर्स आई डोंट रिकमेंड नाउ. द सिनारियो हैज चेंज्ड एब्सोल्युटली. हैव अ वैलिड लाइसेंस फर्स्ट एंड देन राइड. दोज डेज वर एब्सोल्युटली डिफरेंट. Right. एंड राइड सेफली, वो बहुत ज़रूरी है. आज मैं 60 प्लस होने के बावजूद भी आपके सामने खड़ा हूँ तो सेफ राइड कर रहा हूँ, बचा हुआ हूँ तभी राइड कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. ओके, तो मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, आपने सबसे पहली जो राइड करी थी वो 1985 में करी थी. राइड तो मैं कर रहा था, इंटरनेशनल राइड जो थी यस. सो मैं उसको इंटरनेशनल राइड नहीं कहूँगा, इंटरनेशनल ट्रेवल कहूँगा. दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ फ्लाइट, कार एंड बाइक. ओके. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. कह सकते हैं कि खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके फादर से सिर्फ परमिशन मांगी. उन्होंने कहा पैसा भी चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं, सिर्फ आप परमिशन दे दो. सो आई फ्लू टू यूरोप. इटली वाज माय मेन बेस, और स्कॉलरशिप अचीव करी थी इन दोज डेज. इन 85 आई वाज वर्किंग. आई हैड स्टार्टेड वर्किंग. बॉस बोला कि नहीं छुट्टी नहीं है. मैंने कहा बॉस आपको मैंने अब छुट्टी मांगने के लिए फ़ोन नहीं कराया है, बताया है. आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू आई एम गोइंग. तो बोले आप तो छुट्टी मांग ही नहीं रहे. मैंने कहा छुट्टी और नो छुट्टी, आई एम गोइंग. बोले वापस आओगे? यस वापस आऊँगा. अगर वापस आया हिंदुस्तान तो आप ही के पास आऊँगा. तो दैट इज़ हाउ इट वेंट. सो स्कॉलरशिप पे गए थे, वहीं कभी कार रेंट कर रहे हैं, कभी बाइक रेंट कर रहे हैं. स्कॉलरशिप थी सर? इन दोज डेज इट वाज द स्कॉलरशिप फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर था. Okay. जिस पे उन दिनों कंप्यूटर्स आया था, तो कंप्यूटर्स असिस्टेड नॉलेज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सोलर एनर्जी. बहुत पोटेंशियल था. इंडिया उस समय बहुत पीछे था सोलर्स में. तो दैट नॉलेज वेंट वेस्टेड, बिकॉज इंडिया में उस समय ना ही प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल्स थे, ना ही सोच थी वैसी सोलर एनर्जी के ऊपर. बट ठीक है. ओके. तो वहाँ आपके फिर राइड करने में आपको दिक्कत नहीं जाती थी? मैंने बताया ना, आई कैन राइड एनी मशीन. ब्रेक हो नहीं हो, बस मशीन चलनी चाहिए. आई कैन राइड इट. नहीं, बट आज तो सर जीपीएस वगैरह सब रहते हैं वहाँ पे तो समय. सो मैं हमेशा से कहता हूँ हम उस एरा के हैं, स्टोन एज एरा से हैं, जहाँ कुछ नहीं था. तो हम पहले पढ़ते थे मैप्स में, फिजिकल मैप्स. उसमें अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो दैट वाज वेरी क्लियर. देन पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कितने मेजर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वो हम मार्क करते थे. और आज भी मैं जब रिमोट में जाता हूँ, अगर जीपीएस बंद हो जाए, बट आजकल तो जीपीएस इंटरनेट जो है, कनेक्टिविटी, इट हैज़ रीच टू द रिमोटेस्ट पार्ट्स, थैंक गॉड टू द डिफरेंट मीडियाज, एयरटेल हो चाहे जियो हो. तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, उसके बीच के विलेजेस, आज भी मैं अगर रिमोट में जाता हूँ तो बीच के विलेजेस, क्योंकि उन विलेजर्स ने अगर इंटरनेट नहीं है तो मोस्टली उनकी हद 50 किलोमीटर है,
तो वो उसके आगे का गांव अगर आप पूछ लोगे उससे, उसको पता ही नहीं नहीं होगा। पता होगा। तो आई आस्क देम द नेक्स्ट विलेज। तो ओके। और उससे इंटरेक्शन भी होता है, आपका टाइम भी पास होता है। यू समटाइम्स यू गेट टू नो सम थिंग्स विच यू वुड नेवर हैव इमेजिन्ड इंटरेक्शन से। तो उस समय फिजिकल मैप था मेरे पास इटली का, रोम गए तो रोम का था, फ्लोरेंस गए तो फ्लोरेंस का है। तो वो मैप पे मार्क करके वी यूज्ड टू मूव। तो सोलो राइड थी आपकी वाली? आई हैड वन मोर कंपनी, माय फ्रेंड विद मी। ओके। तो हम 2 जने थे। ओके। उसके बाद सर फिर ये सिलसिला कैसे चला? सिलसिला चलता, जॉब भी मेरी थी, तो दैट वाज फॉर फोटोकॉपियर्स। उस समय फोटोकॉपियर्स का टाइम था, बूम था, और हमारे समय के जितने भी इंजीनियर्स थे मेरे साथ के, वो सब फोटोकॉपियर ट्रेड में ही गए थे। ट्रैवलिंग उस समय इंक्लूडेड थी। तो मेरी कोशिश होती फ्लाइट नहीं जाए, मोटरसाइकिल से जाएं। मोटरसाइकिल कंपनी की भी थी, मेरे पास अपनी भी थी। आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। अ लॉट मीन्स अ लॉट। तो सर इतना ट्रैवल करने के लिए आपके पास फंड्स कहाँ से आते थे? गुड क्वेश्चन। आज भी मेरे पास इतनी क्वेरीज आती है, सर मैं जॉब में पैसे कैसे निकालूं। पैशन के लिए आपको फ्यूल तो आपको खुद ही देना पड़ेगा। कोई नहीं आपका पैशन के लिए पैसा देगा, ना ही जॉब देगी, ना ही घर वाले देंगे। टाइम और पैसा वो आप ही को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। मेरी स्टार्टिंग सैलरी 1985 में 800 रुपये पर मंथ थी। मेरे पेरेंट्स जॉब करते थे, तो उस 800 रुपये से में मेरे 2 कंपोनेंट हमेशा थे, एक इंश्योरेंस फॉर माय फ्यूचर और एक मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। वो मैं हमेशा बाईपास करता था। कुछ तो मेरा ट्रैवलिंग जॉब थी, तो मेरे को टीए डीए मिलता था, वो मेरा कुछ कवर कर लेती थी। अगर वो नहीं भी है तो भी मेरे अर्निंग में से 20% मेरा ट्रैवलिंग फंड होता था, और वो आज तक है। चाहे मेरी करोड़ों की अर्निंग है, तो आज मेरा 20 से 25 लाख रुपया ईयरली फंड होता है ट्रैवलिंग का। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्यूचर के राइडर्स बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, या फिर अपना करियर होल इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट शुड दे डू? सी, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं इसमें, फ्यूचर के राइडर्स और कैरियर शुरू करना चाहते हैं। दीज आर 2 थिंग्स। राइडर्स, इफ दे वांट टू फ्यूल देयर पैशन, सेव योर मनी। आप डोंट, इतने सवाल आते हैं, सर स्पॉन्सरशिप कैसे मिले? नोबडी वुड इन्वेस्ट मनी ऑन यू अनलेस एंड अनटिल you have achieved something. राइट। You start riding, keep on riding, gradually have experience, help people, help the community grow, give your inputs. So people will acknowledge you, people will start recognizing you. तो brands भी फिर आपके पास आएंगे sponsorship देने के लिए. As a career, yes, riding is certainly now an industry. Everybody in the field has started acknowledging riding community to be a very, very strong medium of advertising, and to send whatever signals they want to send or the messages they want to send. Riding community is a strong tool nowadays. अभी बैंगलोर भी मैं इसी के लिए गया था। तो कैरियर उसमें है। You first become a good rider, and then you can go into the riding stores. You can be as a trainer. There are so many avenues for you in the industry. ओके। तो अगेन मैं इसको इस तरह से लेके जाना चाहता हूँ कि ये हर उस इंसान के लिए हो जो कि आज राइड कर रहा है और जो राइड नहीं भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट ये बनाना चाहता हूँ। तो अगर कोई भी अपनी राइड स्टार्ट कर रहा है और आज वो बिगनर है, तो उसको सोलो राइड स्टार्ट करनी चाहिए या किसी ग्रुप के साथ कनेक्ट करना चाहिए और ग्रुप्स के साथ राइड करना शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उसने अगर मोटरसाइकिल खरीद ली है, तो उसने कुछ सोच के खरीदी होगी, अपने टेस्ट और बजट और कंफर्ट के हिसाब से खरीदी होगी। ही शुड राइड स्मॉल डिस्टेंसेस, 15-20 वर्क काम पे जाए, संडे को कहीं तफरी के लिए चला जाए। उसके बाद ही शुड ग्रेजुएट। 10-20 किलोमीटर से ही शुड कवर 100 किलोमीटर। संडे को सुबह जाए, 100 किलोमीटर करके वापस आ जाए। देन ही शुड ग्रेजुएट टू 200 किलोमीटर। सैटरडे को सुबह निकले, ओवरनाइट जाए और संडे शाम को वापस आ जाए। ग्रेजुअली ही विल हैव कॉन्फिडेंस, तब वो ग्रुप ज्वाइन करे, नॉट ऑन द वेरी फर्स्ट डे। माई कॉन्सेप्ट इज दिस, बट देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्सो देयर कि क्योंकि अकेले राइड करने की हिम्मत नहीं होती है, तो नाउ पीपल ज्वाइन द ग्रुप्स के साथ राइड करते हैं। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग क्लियर मैसेज न्यू राइडर्स को ग्रुप में राइड करने का ये होता है, यस ग्रुप में राइड कर रहे हैं, आपको कंफर्ट होता है कि कुछ हो जाएगा तो ग्रुप इज देयर, बट
don't try to follow those riders or copy those riders. Ride as per your speed and comfort, क्योंकि गाड़ी थ्रॉटल चल के गाड़ी चलती तो है, रुकती आराम से ही है, मुश्किल से है, प्लस आपके रिफ्लेक्सेस पे डिपेंड करता है. सो नेवर ट्राई टू कॉपी. अगर ग्रुप है तो वो ज़रूर आपको एक जगह रुक के इंतजार करेगा अगर आप पीछे हो गए हैं. मैप्स आजकल हर किसी के पास हैं. तो ग्रुप राइडिंग हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस, बट द ओनली मेजर डिसएडवांटेज आई सी इन अ ग्रुप राइड इज अ राइडर टेंड टू कॉपी, जिससे वो मिस्टेक कमिट करने की कोशिश आशंका रहती है कि वो जब कॉपी करेगा तो वो बियॉन्ड इज कैपेसिटी स्पीड्स पे जाएगा और ब्रेकिंग उसकी एक लिमिट है. तो इन मोमेंट्स ऑफ इमरजेंसी ही मे फेल. सो ग्रुप है तो नेचुरली एक लीड होगा, एक टेल होगा, एक स्वीप होगा, वो आपका ध्यान रखेगा और एक पॉइंट बनाया हुआ होगा उन्होंने कि वो वहाँ पर रुक के गिनती करेंगे, इंतजार करेंगे आपकी. सो आराम से अपनी स्पीड पे जाएं. एंजॉय द राइड, नॉट द डेस्टिनेशन. ओके. सो आपके हिसाब से एक राइडर की डेफिनेशन क्या होती है? बिकॉज आज की तारीख में हर एक इंसान एक आरी खरीद लेता है, वो अपने आप को राइडर कहने लग जाता है. क्या है मैं राइडर? गुड क्वेश्चन. यू हैव, आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया है. सो राइडर बड़ा एक कॉमन सा वर्ड हो गया आज की डेट में. मैं कितने ही सेमिनार्स और टॉक शोज करता हूँ तो मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ राइडर. दीज आर माई व्यूज़ आई वुड से. तो कोई मेरा सवाल का जवाब सही से दे नहीं सकता है. तो मेरी नज़र में द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ राइडर इज़ ही शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. अगर वो नहीं है तो फिर वो राइडर नहीं है. मोटरसाइकिल तो या टू व्हील्स तो कोई भी चला लेगा. यू शुड बी एबल टू ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, योर ओन कम्युनिटी पीपल. आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छा ही सोचेंगे. बिल्कुल. तो मोटरसाइकिल चलाना आना है, आप राइडर हैं तो मोटरसाइकिल तो चलानी ही आती है. उसके बाद तो हाउ यू टेंड टू जेल विद योर फ्रेंड्स एंड द कम्युनिटी, दैट इज़ द की पार्ट. और यू शुड बी एबल टू रीड योर सिग्नल्स. अगर आपको सिग्नल्स का नहीं पता है तो यू आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स. सबको कहता हूँ कि जितने भी रोड सिग्नल्स हैं वो बहुत सोच समझ के रिसर्च करके लगाए जाते हैं. एंड दो सिग्नल्स आर द सेम अक्रॉस द वर्ल्ड. अक्रॉस द वर्ल्ड दो सिग्नल्स आर सेम. अगर आपको सिग्नल पढ़ना आता है तो आप वर्ल्ड में कहीं भी राइड कर सकते हैं, बेशक वो लेफ्ट हैंड राइड है या राइट हैंड राइड है. सो सिग्नल्स आपको पढ़ना आना चाहिए. आपको आज की डेट में जीपीएस पढ़ना आना चाहिए. आप जीपीएस तो रूट लगा लिया आपने, आप उस पर देख रहे हैं बस वो ले जा रहा है. कई बार जीपीएस भी गड़बड़ कर सकता है, जीपीएस भी वो सब चीज़ें नहीं दिखाता. तो जीपीएस पढ़ना इज़ एन आर्ट आई वुड से. तो जीपीएस पढ़ना आना चाहिए. देन राइडर को जहाँ वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है उस रास्ते का वेदर, पॉइंट बी का वेदर, वो अगर उसको नहीं पता है तो वो तैयारी करके नहीं जाएगा तो वो फंसेगा. अगर बारिश हो गई या कुछ तूफान आ गया या बहुत गर्मी है एंड ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो सर्टेनली हिज बॉडी वुड गेट एग्जॉस्टेड and he is bound to commit mistake, or he would be delayed, or he would have to cancel his plans. तो राइडर वो है जो सब चीज़ की तैयारी करके जाए, नॉट कि बस चाबी उठाया और निकल गया डेस्टिनेशन के लिए. मुझे लगता है कि ये आपकी जो डेफिनेशन जो अभी आपने बताई कि आप राइडर आपके लिए क्या है, ये बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर होने वाला है. बिकॉज लोगों को ये लगता है कि हमारे पास एक बाइक है, हम कोई गियर्स नहीं पहने, कोई हेलमेट नहीं पहने, हम तेजी से चला रहे हैं, लोगों को कट्स दे रहे हैं, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, एंड वी आर अ वेरी गुड राइडर. आपने, मैं भूल गया इसमें आप अपनी डेफिनेशन में मेंशन करना राइडिंग गियर्स. आई नो बहुत लोगों के लिए बाइक खरीदना ही अपने आप में बहुत टफ जॉब है. पैसा जोड़ के बाइक खरीदते हैं तो राइडिंग गियर्स नेचुरली एक कम्युनिटी का पीयर प्रेशर रहता है कि भाई राइडिंग गियर्स खरीदो. तो सबसे पहले तो आप मोटरसाइकिल खरीद लिए तो सेफ राइडिंग करें. हेलमेट और अच्छा शू, ये दो आपको ज़रूर खरीदने हैं कम वक्त में. उसके बाद ग्रेजुअली आप अपने राइडिंग गियर्स में ग्लव्स ऐड कर लें, फिर एक अच्छी सी जैकेट ऐड कर लें. बेशक आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप बेसिक जैकेट से शुरू करें जो कि आजकल 3,000 से भी शुरू होती है. एटलीस्ट यू हैव अ एडिड प्रोटेक्शन. राइट. उसके बाद फिर पैंट पे आ जाएं और राइड करें. अगर आप सेफ राइड कर रहे हैं तो नेचुरली आप गिरेंगे ही नहीं. एग्जैक्टली.
तो आज मैं 61 की एज में 17 लाख प्लस किलोमीटर करने के बाद भी अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ हेल एंड हार्टी, तो नेचुरली कुछ तो सेफ राइडिंग करी होगी, तभी तो मैं बिना इंजरी के हूँ. एंड आई हैव नॉट हैड अ सिंगल इंजरी इन माय 17 लाख किलोमीटर्स. ओके. मैंने जो किया था, मैंने किया था कि बाइक, मुझे था कि मुझे अगले 6 मंथ में बाइक खरीदनी है. तो व्हाट आई डिड कि जो मेरे पास पैसे सेव होते जाते थे, मैं अपना, जैसे आपने बोला कि बजटिंग निकालना चाहिए, मैं भी बजटिंग निकालता था. और मैंने क्या करा कि पहले एक बार ग्लव्स खरीद लिए, एक बार नी गार्ड्स खरीद लिए, फिर एक बार जैकेट खरीद ली, और ऐसे कर करके आई यूज्ड टू अक्यूमुलेट. तो जब मेरे पास बाइक थी, बाइक के साथ मेरे पास सारे गियर्स थे. और उसके यू डिड द अदर वे राउंड. आपने पहले टूल्स खरीदे, उसके बाद बाइक खरीदी. हाँ जी. तो मैं कहता हूँ पहले बाइक खरीदो. तो बाइक खरीदोगे तो फिर नेचुरली आपको वो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल राइडर हो तो आप नेचुरली अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ खरीदो. क्या वो टूल्स मुझे मोटिवेट करते रहते थे ना सर, क्या ये रखे हैं, मुझे बाइक खरीदनी तभी इनको यूज कर पाऊंगा मैं. आई एग्री. आप जैसे भी हैं, आई अप्रिशिएट कि इतना स्ट्रॉन्ग पैशन है. और ठीक है यार, आज ग्लव्स खरीद लो, बाइक भी किसी ना किसी दिन आ ही जाएगी. राइट. तो इस तरह से करा. तो बाय द गॉड ग्रेस मेरे पास सारे गियर्स हैं आज की तारीख में. और एक जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, मेरे सुपर्णा जी के साथ भी डिस्कशन हुआ था, कि हम सेफ राइड की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते लोगों को, ना खुद इसके ऊपर ध्यान देते हैं. जैसे कि अगर मैं डीलरशिप तक भी जा रहा हूँ, गाड़ी की सर्विस के लिए भी जा रहा हूँ, या कहीं भी जा रहा हूँ, या मैं अपने ऑफिस भी जा रहा हूँ, तो मैं अपने गियर्स में जाता हूँ. बट यहाँ पे लोगों का परसेप्शन है कि अगर आप गाड़ी लेके आए और गियर्स में हो, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे कहीं राइट से आ रहे हो क्या. मतलब उनको लगता है कि गियर्स सिर्फ राइट पे पहना जाते हैं. बट द परसेप्शन इज चेंजिंग, इट टेक्स टाइम. ओके. आज अगर हम कहीं की भी इंडिया में पुलिस की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की, तो उनका परसेप्शन आज ये हो गया है कि आप अगर गियर्स में हैं तो आप रेसिंग कर रहे हैं. Exactly. तो वो परसेप्शन किसी ने नहीं बनाया है, वो हम ही लोगों ने बनाया है, हमारी कम्युनिटी ने ही बनाया है. तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर, राइड रिस्पॉन्सिबली. क्योंकि आज राइडिंग, मैंने बताया ना, प्रोफेशन भी हो गया है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पैशन भी हो गया, और इतनी कम्युनिटीज हो गई हैं. आप संडे को देखें तो राइड ही राइड हो रही है. तो यू सेंड अ मैसेज टू द यंगस्टर्स, टू द कम्युनिटी, टू द एल्डरली जनरेशन ऑल्सो. दे आर वॉचिंग यू. तो राइड रिस्पॉन्सिबली. आप अगर स्टंट्स कर रहे हैं या आप रेसिंग कर रहे हैं, तो दैट सेंड्स अ रॉन्ग सिग्नल, और जो अच्छे राइडर्स हैं उनके लिए मुसीबत हो जाती है. तो आज हमारे लिए मुसीबत है कि आज अगर हम सेफली जाना चाह रहे हैं राइडिंग गियर्स में, तो वो ये सोचते हैं कि आप रेस कर रहे हैं. तो इसलिए आप गियर्स में पहने, रिस्पॉन्सिबली चलें, नेवर गिव इनकन्वीनियंस टू द अदर रोड यूजर्स. ये आपका अगर मोटो है, कुछ भी नहीं होगा. ओके. जैसे अभी आपने स्टंट्स की बात करी, अगर कोई स्टंट्स में ही अपना करियर डेवलप करना चाहता है, तो फिर वो क्या करे? देर आर रेस ट्रैक्स. आज जितनी भी कंपनीज हैं उनके अपने रेस ट्रैक्स हैं, अपने पर्सनल रेस ट्रैक्स हैं. यू टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड डू दी स्टंट्स. रोड्स आर नॉट मेंट फॉर स्टंट्स. एब्सोल्युटली क्लियर. रोड्स आर नॉट मेंट फॉर स्टंट्स. ओके. नाउ अगेन कमिंग बैक टू यू, इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए, वो भी बाइक से, आपको किस चीज ने मोटिवेट किया? और आपको डर नहीं लगा कि मैं सोलो राइड करूंगा और सम मिसहैप कैन हैपन विद मी? नहीं, डर किस चीज का? आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे. और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप राइड ग्रुप के साथ भी कर रहे हैं, तो हेलमेट में तो आप अकेले ही होते हैं. राइट. फाइनेंसिस भी आपके अकेले के हैं. एग्जैक्टली. इट इज ओनली कि आपको ये लगता है कि आप कम्युनिटी के साथ हैं, आप अपने ग्रुप के साथ हैं, तो हेल्प मिल जाएगी बड़ी जल्दी. बट हेल्प तो कहीं भी मिलती है. आई हैव ट्रेवल्ड सो मच. आपको हेल्प के लिए झुक के मांगना तो पड़ेगा ना. वो अगर आप कर सकते हो तो हेल्प कहीं भी मिलेगी आपको. वाई अकेले में डर कैसा है? आई हैव ट्रेवल्ड टू द रिमोटेस्ट प्लेसेस. और मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसी सिचुएशंस में भी आया हूँ जहाँ हेल्प के बिना मैं शायद निकल नहीं सकता था. आई आस्क्ड फॉर हेल्प एंड आई हैव गॉट हेल्प. तो हेल्प मांगे, हेल्प मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ओके. बट ये भी बोला जाता है कि जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं, तो कई बार वो बहुत डिप्रेसिंग भी हो जाता है. नहीं, ऐसा नहीं है. सोलो ट्रैवल डिप्रेसिंग हो जाता है. अगर डिप्रेसिंग होने लगे तो टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली. और रास्ते में इतना कुछ है, रास्ते रोड्स पे आप, यू टॉक टू द पीपल. इफ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू पीपल, आई वुड नॉट एडवाइज सोलो राइड.
व्हाट डू यू मीन बाय सोलो राइड? आप निकले हो तो आप एक एक्सपीरियंस के लिए निकले हो ना, अब खाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए तो निकले हो। सोलो राइड इज इन इटसेल्फ एन एक्सपीरियंस। तो आप रास्ते में चाय पीने बैठे तो वहीं गपशप लड़ा रहे हैं, दो लोग बैठे होंगे, आपने अगर बात नहीं करी, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ सोलो राइड। आई टॉक टू पीपल, my those are my experiences, you learn a lot from everyone. अब मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ कि ये जो मेरी आदत है बात करने की, वी वर एक्सप्लोरिंग दी जम्मू रीजन इन 2000 प्री कोविड 2000 I think 19 it was or 20, Okay. early 20, and me and my friend and exploring the जम्मू रीजन। आप जो वैष्णो देवी है, जो 3 पर्वत हैं वैष्णो देवी के, उसकी सॉर्ट ऑफ हम परिक्रमा कर रहे थे, जिसमें नए नए रीजन्स हम एक्सप्लोर कर रहे थे। हम एक चाय वाले के पास रुके और बातें बातें करी, और 2 ब्रदर्स थे, जिसकी एक की चाय की दुकान थी, एक की हार्डवेयर की दुकान थी और एसेसरीज की। तो रिमोट विलेज की बात कर रहा हूँ मैं, और आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द प्लेस। हमने बात करी एंड बात करके उनको बड़ा अच्छा सा लगा और हमको भी अच्छा लगा, मुझको तो अच्छा ही लगता है बात करके। एंड टू द एक्सटेंड कि उन्होंने अपने खेत के अखरोट के पेड़ से अखरोट भी हमको ला के दिए और कुछ सेब ला के दिए कि ये आपके आगे के सफ़र के लिए हमारी तरफ से एक तोहफा है प्यार का। मैंने नंबर भी उनका ले लिया और रख लिया। तो और अब हम आगे निकल गए। आगे जाके लैंडस्लाइड्स थी, तो हमने पूछा कि भाई रास्ता खुला? बोले जी गाड़ियों का रास्ता खुला नहीं है, मोटरसाइकिल निकल जाएगी। एंड इट वाज गेटिंग डार्कर, और हम निकल गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ तो उस रास्ते से चिड़िया भी नहीं निकल सकती, और वो लैंडस्लाइड को 3 दिन हो गए थे। वो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल यूजेबल रोड। तो हेल्प भी कभी आएगी क्योंकि वो वहाँ ट्रैफिक नहीं चलता है। दिन में एक बस आती है, तो बस का क्या था कि वो उस साइड उतार देती थी लैंडस्लाइड के, इस साइड से वो दूसरा कन्वेंस ले लेती थी। तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं थी। अब हम रात को, कोई रास्ता नहीं है, ऑप्शन है, हमको वापस ही आना है। अब हम वापस आ रहे हैं, दलदल है, बारिश भी है, सब कुछ है, और दलदल इस एक्सटेंड की थी कि हमारी दोनों की बाइक्स दलदल के अंदर जैम हो गई। जैम का मतलब पहिए हिल भी नहीं रहे, एंड इट इज पिच डार्क, नो इलेक्ट्रिसिटी। सिग्नल्स थे लकीली। अब हम तारे देख रहे हैं, और एंड इट इज गेटिंग 9:30, और खाना हमने उस चाय के बाद 3 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया है, और भूख लगी है ज़बरदस्त। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, राइडिंग में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। हु वुड नो बेटर देन यू, यू आर अ राइडर योरसेल्फ। तो मैंने फ़ोन निकाला, उसी को फ़ोन करा चाय वाले को। बोला सर जी क्या हुआ? मैंने कहा भाई अब हम फंस गए हैं, अब हम वापस आ रहे हैं, कुछ मत करना यार, हमारे लिए किसी तरह से कुछ खाने का इंतजाम करना, और एक 6x3 की जो जगह ले लेना, हम 2 जने को रात को आसरा दे देना। बोले सर जी आप चिंता मत करो, आप आओ। अब हम निकल ही नहीं पा रहे, और उसके फ़ोन बार बार आ रहे हैं, आप कहाँ अटक गए? हम उसको समझा ही नहीं पा रहे, क्योंकि डायरेक्शन कुछ दिख ही नहीं रही, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। खैर किसी तरह से करते कराते हम करीब 12 साढ़े 12 बजे वहां पहुंचे। गाड़ियाँ कैसी निकली आपकी? वो रात को पेचकस से, दैट इज इन इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। कभी पेचकस से उसको दलदल को, कीचड़ को निकाल रहे हैं, अब किसी तरह से करते कराते हम 2 ढाई 3 घंटे में हमने वो 15-20 किलोमीटर का सफर तय करा। एंड दोज 2 ब्रदर्स वर वेटिंग फॉर अस। उन्होंने आते ही पहले हमारे को गर्म पानी से मुंह हाथ धुलाया, चाय पिलाई, उसके बाद वट एवर देयर रिसोर्सेज, वो दोनों भाई और उनके बच्चे हमारे साथ खड़े रहे, खाना खिलाया, सुलाया। और सुबह उठ के जब हमने उनको कहा कि थैंक यू सो मच, और हमने उसको कुछ पैसे देने चाहे, मैंने, उन्होंने कहा अगर आपने पैसे देने दिए तो ये प्यार ही ख़त्म हो गया। अब आप सोचिए कि ये एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग में ही मिल सकता है। आज तो इंसान बिना मतलब के किसी से बात भी नहीं करता, तो अगर आप बात नहीं करेंगे तो शायद उस रात हमको आसरा ही नहीं मिलता, खाना भी नहीं मिलता। तो ट्रैवलिंग टीचेस यू अ लॉट, और राइडिंग सोलो मुझे आदत है बात करने की। मेरे लिए वही ट्रैवलिंग का मतलब है, वही सोलो ट्रैवलिंग का मतलब है। यू गेट टू लर्न देयर कल्चर, यू गेट टू नो अबाउट द प्लेस, यू गेट टू नो अबाउट देयर फूड। आज भी मैं अभी 3 दिन 4 दिन बैंगलोर लगा के आया हूँ। मेरे ख्याल से जो भी बैंगलोर का फूड है, वट एवर पॉसिबल, मैं वो सब खा कर आया हूँ। तो
आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, चाहे ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैवलिंग मीन्स यू गेट टू नो द कल्चर, द फूड, द एरिया वेयर यू आर ट्रैवलिंग. और वो अगर आप बात नहीं करेंगे लोकल से, तो देखिए कोई अपने आप में बात करने नहीं आएगा आपसे. राइट. तो मेरा मतलब ये है कि मैं आई ऑलवेज टेल पीपल वेदर यू आर ट्रैवलिंग और राइडिंग सोलो, तब तो ज़रूर बात करें. टॉक टू एज मेनी पीपल एज यू वांट टू. ओके, तो मुझे जो समझ में आया कि अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है तो उसको कभी सोलो ट्रैवल नहीं करना चाहिए. नहीं, वो फिर उसके पास ही विल हैव हिज ओन रीजंस टू ट्रैवल सोलो. क्योंकि अगर वो सोलो कर रहा है इंट्रोवर्ट, तो वो जो आपने सवाल उठाया था कि डिप्रेशन या आपको होम सिकनेस, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी. बात करना, लोगों से मिंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. That is what traveling is all about. For me, that is what is traveling all about. ओके. And I can say proudly, आज मैं पूरे विश्व में सिर्फ फ्यूल चाहिए मेरे को या एयर फेयर चाहिए मेरे को, मैं कहीं भी फ्री में रह सकता हूँ, खा सकता हूँ. आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेड सो मेनी फ्रेंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. लोग कहते हैं आप कैसे ट्रैवल कर लेते हो. मैं आई वॉज राइडिंग इन ईस्टर्न यूरोप इन 2022. हाँ जी. तो मेरे साथ डॉक्टर साहब थे और एक और राइडर था. तो जी. उनका 15 दिन का ही प्लान था, मेरा 1.5-2 महीने का. मैं ओपन एंडेड प्रोग्राम्स बनाता हूँ. जी. तो वो लोग 15 दिन बाद पोलैंड से वापस आ गए एंड आई कंटिन्यूड. माई एंटायर ग्रुप सेड, अकेले कंट्रीज ट्रेवल करोगे, बॉर्डर क्रॉसिंग करोगे. मैंने कहा सो व्हाट, सो व्हाट. हर जगह लोग वक्त अवेलेबल हैं. कहीं कुछ फंस भी गए, पैसे खत्म हो गए, कुछ भी, आई कैन नॉक एनीबडीज डोर. खाना खिला दो, छोटी सी स्पेस दे दो, बट यू हैव टू बी हम्बल. राइट. टू आस्क हेल्प यू हैव टू बी हम्बल. और मैं नहीं समझता कि कोई आपको हेल्प नहीं करेगा. और मेरा हमेशा से मानना है, अच्छे को अच्छा मिला, बुरे को बुरा मिला, आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप हो. तो ट्रैवलिंग आपकी में क्या क्या चेंजेस लेके आई? Very important. I used to be a very aggressive man. Traveling has calmed me down. I am now a very patient man. Experience. किसी भी मुझे मुसीबत में डाल दो, I know I'll come out of it. I'll come out of it. Confidence. So it has brought me confidence. कहीं भी कैसे भी हालात में फंस जाऊंगा मैं निकाल लूंगा खुद को भी और अपने साथियों को भी. I am a much better person now. Much better person now. Humble, down to earth. I think traveling has taught me a lot. Traveling has made me a real man. ओके. ऐसा कभी आपकी लाइफ में मोमेंट आया कि जहां आपको लगा यार अब नहीं हो पाएगा, बट उसके बाद भी आपने फिर पूरा कंटिन्यू किया सब चीजें? And number of times. And number of times. एक इंस्टेंस बताता हूँ कि in 2018, I along with my 2 friends did Dominar Polar Odyssey from Arctic to Antarctica, which was 15 countries, 3 continents, 55,000 plus So kilometers. it's like one pole to another pole. One pole to another pole. And we covered 15 countries, including US and Canada. It was my 7th day of the journey. The journey had just begun from Alaska, and we were doing the Dalton Highway. There are 2 ways to Arctic Circle. One is on the American side, one is on the Canadian side. The American side is called the Dalton Highway, and the Canadian side is called the Dempster Highway. And both the routes are roughly 600 kilometers each and are rated among the top 10 most dangerous roads in the world. There is absolutely nothingness on these roads. These are meant for these roads, or these are tracks. I would not call them roads. The tracks are made for 18-wheeler trucks to ferry crude oil. Okay. So, and you would see clear boards written, the trucks have the right of way. When you see a truck, move aside, the trucks have the right of way. They know कुछ पागल हम जैसे मोटरसाइकिल पर इस रोड पर भी आते हैं. So it was our 7th day and हम फेयरबैंक्स से डेल्टन हाईवे की तरफ निकले थे. So first mid point is Coldfoot, which is roughly 300 kilometers. और हमको सुबह से शाम हो गई थी राइड करते हुए. एंड पिछले 17 किलोमीटर से आई वॉज स्टैंडिंग ऑन दैट ऑफ रोड. मैं और मेरा एक और फ्रेंड यंग बॉय अविनाश, हम दोनों एंजॉय कर रहे थे, कनेक्टेड ऑन दी ब्लूटूथ, बातें कर रहे हैं और खड़े होके हम
जर्नी कर रहे हैं, 17 किलोमीटर हो चुके थे, आई क्लियरली रिमेंबर, एंड आई वाज राइडिंग एट सम बिटवीन 60 and 70 और road full of stones. Suddenly, the tank slap effect happened on my motorcycle. For viewers who are listening to this podcast, I would say go and read on internet about the tank slap effect, because otherwise ये interview बहुत लंबा हो जाएगा. So tank slap effect happened on my motorcycle, जिसके अंदर होता क्या है कि आपका हैंडल जो है it starts shaking beyond control and you are bound to fall. अगर आपको वो पता है टैंक स्लैप इफेक्ट, द ओनली थिंग यू कैन मेक इज आप अपनी इंजरी और अपने फॉल को कम डेंजरस कर सकते हो. आई न्यू आई हैड टू फॉल. आई वॉज कॉलिंग माई को राइडर सेना पर कि अवी आई एम गोइंग टू गो डाउन. ही सेड व्हाट आर यू सेइंग जी? आई सेड आई एम गोइंग टू गो डाउन एंड द थर्ड वर्ड वाज आई एम डाउन. सो मैं गिरा. 60 से 70 के बीच में मेरी स्पीड थी. मेरे लेफ्ट शोल्डर में इंजरी आई. मेरी लेफ्ट इसको क्या कहते हैं, कोनी में इंजरी है, इसमें इंजरी आया. एंड मेरे थाई में इंजरी आया टू द पॉइंट कि, और बाद में पता चला कि लास्ट 50 मीटर का वो स्ट्रेच रह गया था. ओहो. 50 मीटर का. मेरा हेलमेट डैमेज हुआ. वी वर कैरिंग ऑल दी स्पेयर्स, सो हेलमेट का वाइजर बदला, गॉट अप ऑन दी मोटरसाइकिल करी, और हम 50 मीटर बाद वो ऑफ रोड खत्म हो गया था और 5 किलोमीटर के बाद हमारा रेस्टिंग पॉइंट था. सो बाकी दोनों राइडर्स ने कहा कि खाना खाने चलते हैं. मैंने कहा नहीं, यू गो अहेड, आई एम रनिंग अंडर हाई फीवर, क्योंकि इंजरीज बहुत ज़्यादा थी और हाथ पाथ सब सूज गए थे. तो आपने कहा ना कि कभी ऐसा हुआ कि आपको कि अब नहीं हो पाएगा. सो बोथ द राइडर्स सेड कि सर कुछ अरेंजमेंट करते हैं आपको वापस भेजने का, बिकॉज वी नो अब नहीं हो पाएगा ये आपसे, बिकॉज द इंजरीज टू द लेफ्ट हैंड वर वेरी सीवियर. आई वुड से रैशेस और वो ज़्यादा नहीं थे, बट स्वेलिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन थी. आई सेड कोई बात नहीं, आप मुझको सिर्फ बुखार की दवाई दे दो और आप खाना खाने जाओ. कल सुबह कितने बजे रेडी होना है? दे सेड 7 o'clock इज आवर स्टार्ट पॉइंट. 7 o'clock, trust me, I was up and besides my motorcycle before them. For next 2 months, I was riding with one hand, literally with one hand, because my left hand was swollen, severe pain. I would not advise anyone else. Because of experience, I could do that. Yes, वो point वही था कि अब नहीं हो पाएगा, but strong willpower enabled me to do that. And I could complete that ride and make memories, and that is the reason why I'm sitting in front of you. Okay, you just said कि most dangerous track. Yes. तो अभी तक आपका लाइफ का सबसे डेंजरस ट्रैक कौन सा रहा है जहाँ पे आपने राइड किया है? और N number of, because in that ride itself we covered 6 of the top 10 most dangerous roads. Atacama Desert, then Road of Death, Bolivia. So many. ओके, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था बट किसी ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करी? अभी एक और इंस्टेंस बताता हूँ. अभी हमारी यूरो मिडिल ईस्ट की राइड खत्म हुई लास्ट ईयर. मेरे को राइडर थे ड्रीम चेजर अंकित लांबा. तो हम ईरान एंटर कर रहे थे, और ईरान एंट्री से पहले ही मेरी आदत है कि जहाँ फ्यूल मिल जाए 100-150 किलोमीटर के बाद, when I am traveling internationally या to the remote places, get your tank fueled up. Every 150 kilometers. जहाँ फ्यूल स्टेशन आ जाए, अगर आप रिमोट में हैं, इवन आप 60 किलोमीटर चलें तो टैंक फुल कर लो, क्योंकि पता नहीं अगला स्टेशन कब मिलेगा. गूगल दिखा रहा होगा स्टेशन, वो खुला मिलेगा कि नहीं मिलेगा. खुला मिला तो उस पर फ्यूल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऐसा कितनी ही बार हो चुका. यंग जनरेशन नहीं समझती इस चीज़ को. तो मैंने तो टैंक फुल करा लिया. उन्होंने नहीं फुल कराया. बोले ईरान में घुस के करा लेंगे. हम ईरान में एंट्री करा, बॉर्डर क्लियरेंस में टाइम लगा. वहाँ भी वही मेरी आदत बात करने की, और एक्सपीरियंस शोज इन योर डिस्कशन एज वेल. तो जो कस्टम क्लियरिंग ऑफिसर था उसको मैंने आई टॉक्ड हिम आउट.
तो बिना हमारा सामान, बिकॉज ईरान इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन चेकिंग वाइल कस्टम्स, तो उन्होंने बिना कस्टम्स के हमारा करीब 1-1.5 घंटा बच गया। नहीं तो हमको पूरा सामान खोलना था मोटरसाइकिल पे, सब दिखाना था, तब क्लियर होते। वो भी सब हो गया। और अब हम निकले, जब निकले तो वो ऐसा रीजन था कि अगले 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक आदमी भी नहीं दिखा। फ्यूल तो छोड़ दीजिएगा, आदमी भी नहीं दिखा। अब हम जा रहे हैं और मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि अंधेरा होता चला जा रहा है और फ्यूल नहीं दिख रहा है, और उसकी बाइक में फ्यूल खत्म होता दिख रहा है मुझको कि अब हम फंसे ही फंसे। एंड आई कुड सी इन अ डिस्टेंस कि उस पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, हम फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। आप 2 ही लोग थे अकेले? हम 2 ही लोग थे। हाँ। तो सर्दी थी। हम इंटरनेट चल नहीं रहा है, नो इंटरनेट, रिमोट में है, बिल्कुल रिमोट, आप समझ लीजिए हुंडर या आपका रिमोट है जी। तो आई केम अक्रॉस एक बकरियां लेके ना एक बंदा जा रहा है, और एक बंदा टूटी हुई सी कार के ऊपर बैठा है, और लेफ्ट साइड पे मेरे आंखों के सामने वो मंजर है इस समय। लेफ्ट साइड पे एक एजेड आदमी बैठा है और वो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, और तो मतलब आंधी सी आने वाली है, सर्दी बहुत है, और आई कुड सी, क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि कितनी बाइक चलेगी, कि इसके पास फ्यूल अब बचा नहीं है, एंड ही वाज जिपिंग। सो आई स्टॉप्ड एंड गेव अ लाउड हॉर्न कि भैया रुक जाओ, आगे कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो हेल्प मांग लें। सो आई टॉक टू हिम। उनको लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बट साइन लैंग्वेज हर जगह काम करती है। किसी तरह से हमने उसको समझाया तो वो समझ गया कि फ्यूल चाहिए। वो बोला ठीक है मैं अरेंज करता हूँ। एंड अंकित सेड सर मैं फ्यूल नहीं डालूंगा ये। मैंने कहा 5 लीटर दे दो हमको। मैंने कहा अंकित होल्ड ऑन, यू विल गेट द प्योरेस्ट फ्यूल एंड दे विल नॉट चार्ज यू इवन अ सिंगल पेनी। बोला सर कैसी बात कर रहे हो, ये कम से कम 200-300-400 रुपए लीटर फ्यूल लेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं तुम देखते जाओ। बोला नहीं सर मैं नहीं डालूंगा 5 लीटर फ्यूल पता नहीं कैसा होगा। मैं कहा फ्यूल बिल्कुल प्योर मिलेगा। वो 5 लीटर फ्यूल लेके 5-7 मिनट में आ गया। अंकित ने 2 ही लीटर फ्यूल डलवाया। अंकित ने पैसा देना चाहे, उसने 1 रुपया नहीं लिया। कोई मिलेगा आपको। देन मैंने उसको कहा, उसको समझाया कि रहने के लिए जगह चाहिए। इट वॉज ऑलमोस्ट 8ish। तो उसने कहा 50 किलोमीटर पीछे आपको मिल जाएगा। उसने उस एजेड आदमी से पूछ पाछ के 50। मैं कहा नहीं, क्योंकि मैं पीछे 50 किलोमीटर देख कर आया हूं, कुछ नहीं है। अगर है भी तो कहीं दूर दूर होगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। दैट 50 किलोमीटर मीन्स अनदर 2 hours एंड द वेदर कैन चेंज एनी हाउ, कुछ भी बदल सकता है। मैं कहा नहीं यहीं चाहिए, आपके घर में दे दो, कुछ नहीं है। तो उसने उस एजेड से पूछा क्या मैं इनकी मदद करूं। आई कुड सेंस हिज फीलिंग्स द वे ही वाज टॉकिंग। एजेड ने कहा यस इनकी मदद करो। वो हमको अपने घर ले गया। बहुत सर्दी थी, ट्रस्ट मी बहुत सर्दी थी। मेरे गूज बम्स आ रहे हैं एंड आई हैव टीयर्स इन माय आईज। वो अपने घर लेकर गया। जैसे मैंने कहा ना पिछले इंस्टेंस में बताया था, ही ओपनड हिज हाउस। पहले सबसे पहले हीटर चलाया, चाय लाया हमारे लिए, मेड अस कंफर्टेबल। फिर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अपनी आराम गाह में ले गया। उनकी किचन वहीं होती है, वहीं हीटर वहीं किचन होती है, ताकि उसी से गर्मी भी आती है। हमारे लिए बिस्तर लगा के, जैसे स्पीति में होता है वैसे ही, जैसे स्पीति में होता है वैसे ही। और खाना उसने फिर अपना वाईफाई दिया हमारे को। और ईरान में आराम से सब कुछ चलता नहीं है। उसने VPN होता है, VPN मेरे प्राइवेट नेटवर्क मैंने फोन में एक्टिवेट करा किसी तरह से। और उसने कहा सर आप आगे नहीं गए। ही वॉज अ यंग बॉय, आई स्टिल हैव हिज फोटोग्राफ एंड नंबर। आप आगे जा ही नहीं सकते थे, वहां बर्फीला तूफान है। उसने अपने फ्रेंड से पूछा, उसने कहा आप जा ही नहीं सकते थे, और प्रोबेबली दैट कुड हैव बीन आवर द एंड ऑफ आवर जर्नी, और प्रोबेबली द एंड ऑफ आवर जर्नी ऑफ लाइफ एज वेल। उसने कहा इतना बड़ा तूफान है। जब हम अगले दिन सुबह उठे तो यस वहां पर भी सब जगह बर्फ पड़ी हुई थी, और कंफर्म हो गया यस वहां बहुत जबरदस्त तूफान था रात को। तो आप अगर बात नहीं करोगे तो शायद अगर हम वो रास्ता छोड़ जाते
तो शायद हम आगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाते और हम फ्यूल था नहीं। फ्यूल था नहीं और हम वहीं ठंड में मर जाते. सो 1, you should trust your senses. 2, you should be ready to ask for help and do ask for help. शर्म मत करो. जान चली जाए इससे अच्छा जान रहेगी तो उसका शुक्रिया तो अदा कर सकोगे ना. राइट. So I was carrying a new jersey. I gave it to him as a token of love. Ankit gave his phone charger, the power bank as a token of love. There was nothing much we were carrying on motorcycles, but as a token of gesture of goodwill, वो नहीं ले रहा था. But we said this is for our memories कि हम मिले थे, आप वो उसको दिया. And we parted ways और आगे गए. And उसके बाद भी उसने कंफर्म करा फ्रेंड से कि नहीं वो रास्ते से आप नहीं जा सकते. We went back 100 kilometers and changed the way, the route, और दूसरे रास्ते से हम तेहरान पहुंचे. Okay. So I have n number of such stories where people have helped us out from point of no return. ओके, सो आपने इतनी सारी कंट्रीज क्रॉस करी हैं जिसमें कि कुछ कंट्रीज बोला जाता है कि बहुत डेडलीस्ट कंट्रीज हैं. लोग Yes. जाना पसंद नहीं करते Yes. या लोग बहुत मुश्किल से जाते हैं, बहुत डरते हैं. Yes. आप कैसे चले गए वहां पे और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? इस बार लोग कहते हैं इराक जाना ही नहीं चाहिए आपको. इराक मेरी आइटनरी में था, इजराइल मेरी आइटनरी में था, बट क्योंकि वीज़ाज इश्यूज होते हैं तो हमारा प्लान ये था कि हम एक कंट्री से हम वापस आएंगे इंडिया, इजराइल का वीज़ा लेके और हम वापस चले जाएंगे. एंड टू आवर बैड लक दैट वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान, कुछ वार शुरू हुआ था हाँ ना. जी, हाँ जी. So war शुरू हो गया तो इजराइल एंड इराक वर आउट ऑफ क्वेश्चन. बट ट्रस्ट मी, इराक आप जाएंगे तो द पीपल आर सो अमेजिंग. आई हैव हर्ड फ्रॉम माय राइडिंग फ्रेंड्स, माय ओवरलैंडर फ्रेंड्स, अमेजिंग. Similarly in 2018 we were crossing Honduras and Nicaragua. Nicaragua was burning at that time. Political turmoil था, दंगे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था. हमारा that was the, I probably say that was the toughest immigration. आपको डर नहीं लगा अंदर घुसने में? डर किस चीज का? डर तो आपको इस कमरे में भी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है. डर किस चीज पर जैसे का? आपने बोला कि उस कंट्री में थिंग्स आर Boss- बॉइलिंग, वहां पे बॉस, दंगे हो रहे हैं. अगर हमारी कंट्री में भी अभी परसों की बात है, आरसीबी का इवेंट, उनका वेलकमिंग जेस्चर था बैंगलोर में. 11 people died, innocent people died. क्या उन्होंने सोचा था कि वो मर जाएंगे? वो तो खुशियां मनाने गए थे आरसीबी की जीत पर. सो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. डर किस चीज का? आए हैं तो जाना ही है. सो व्हाई शुड यू स्टॉप लिविंग बिफोर योर डेथ? बट इट्स लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम अपनी कंट्री में तो हमको थोड़ा सा एक रहता है कि हम सेफ हैं. कुछ मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको जान आपकी कहीं भी जा सकती है. For It's like that. for me, entire world is my country. I mean, we have created boundaries. इंसान ने ये बाउंड्रीज बनाई हैं, ऊपर वाले ने नहीं बनाई है. ऊपर वाले ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई थी. इंसान ने अपनी ईगो के चक्कर में, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ के चक्कर में बाउंड्रीज बनाई. और मेरे हिसाब से तो entire world is my country. Entire world is my country, and I again repeat, world is a very beautiful place. अच्छे को अच्छा मिला, बुरे को बुरा मिला. आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जैसे आप हो. तो सबसे ज्यादा अभी तक आप कौन सी कंट्री में रहे हैं? रहे हैं हाँ. यूरोप में ऑलमोस्ट एवरी ईयर जा रहा हूँ कि पिछले इतने सालों से. आई लव यूरोप. यूएस में 2 महीने रहा. स्वीडन में 3 महीने 2 बार रहा. आई थिंक entire again everywhere, every place. The most asked question in every interview to me is which is the best country? आपको कौन सी कंट्री सबसे अच्छी लगी? ओके, तो यही पूछते कौन सी कंट्री आपको सबसे अच्छी लगी? मुझको, मैंने फिर वही, आई अगेन रिपीट, एंटायर वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल. ऊपर वाले ने आसमान सबके लिए एक सा बनाया, राइट जमीन एक सी बनाई, राइट. ठीक है, पहाड़ एक से बनाए. आपने उन पहाड़ों को, उस जमीन को, उस आसमान को अपने चाल चलन, अपने योर कंडक्ट, रिस्पॉन्सिबल लिविंग,
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या इररिस्पॉन्सिबल लिविंग, इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म से अच्छा या बुरा बनाया। यूरोप इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है, वही स्काई यूरोप में बहुत खूबसूरत दिखता है, यहाँ पॉल्यूटेड दिखता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। कोरोना के टाइम्स में ट्रस्ट मी वी हैड द सेम स्काई एज यूरोप। तो इसका मतलब स्काई तो सेम ही है, हमने यूज और मिस यूज से उसको खराब किया। तो ऊपर वाले ने एक समान आसमान बनाया, एक समान पहाड़ बनाए, एक समान जमीन बनाई। वही जमीन पैदावार अनाज उगाती है, वही रोड्स हैं, सब जगह वही है। इट इज द डिफरेंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्टेटा। आपका किसी कंट्री के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, दैट मेक्स द प्लेस लेस ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल, बट ब्यूटीफुल है। और इंसान हर जगह एक सा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। ओके, तो जब आप इतना ट्रैवल करते हैं तो आप क्या पूरा कैश लेके घूमते हैं साथ में, या किस तरह से करते हैं? सो आई डू द रिसर्च पार्ट कि किस कंट्री में कैश कंपल्सरी है, किस कंट्री में कैश और कार्ड दोनों चलेगा, किस कंट्री में क्रेडिट कार्ड चलेगा या आपका डॉलर यूरो कार्ड चलेगा, फॉरेन करेंसी कार्ड चलेगा। आई ऑलवेज ट्रेवल फुली लोडेड। मेरे पास कैश भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है, और मेरे पास कम से कम 3 कार्ड्स होते हैं विच आर मल्टी करेंसी कार्ड्स। सो आई ट्रेवल फुली लोडेड बिकॉज ये तय है कि एट द एंड क्या होगा, हेल्प नहीं मिली या कुछ नहीं हुआ, फिर तो पैसा चाहिए ना, पैसा बचाएगा। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कंट्री में जाके फंस गए और आपको इंडियन एम्बेसी की हेल्प लेनी पड़ी हो? नहीं, आज तक नहीं हुआ। यस, एक जब हम आर्कटिक टू एंटार्क्टिक कर रहे थे, वी वर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। हमारा चिले का वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। एक्सपायर होने का मतलब ये है कि हम आगे अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर सकते थे टूवर्ड्स एंटार्क्टिका। सो वी अप्रोच्ड इंडियन एम्बेसी एंड दे हेल्प्ड अस आउट टू एक्सटेंड द वीज़ा। ओके, बट इवैक्यूएशन या कि एम्बेसी से हेल्प लेनी पड़ी हो कि हम फंस गए हैं और वो निकाले, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ओके, ये तो सब अच्छी बातें होगी। हाँ, अभी तक का आपका सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा ट्रैवल का, जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था? नन। ओके, नन। आप बुरे की परिभाषा आपके लिए अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बुरी कंडीशंस में अटक गए, आप कहीं दलदल में फंस गए, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपको दिक्कत आ रही है वो आपके लिए बुरा है, तो मेरे लिए वो बुरा नहीं है, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस है। बट एज सच आई हैव फेस्ड नो बैड एक्सपीरियंस एट ऑल। बिकॉज कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि हम जैसे बाहर की कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के लोग कई बार हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। या अभी मैं एक ब्लॉगर का देख रहा था तो उसके ऊपर लोगों ने पत्थर मारे थे, यू नो, समथिंग लाइक दैट। तो मैं देखिए, प्लीज एक्सक्यूज मी व्लॉगर कम्युनिटी, बट आई हैव ऑलवेज सेड कि इट इज नॉट ओनली राइड रिस्पॉन्सिबली, इट इज व्लॉग रिस्पॉन्सिबली ऑल्सो। बहुत कुछ जो आपको यूट्यूब पर दिखता है वो हकीकत नहीं होती है, वो सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए दिखाया जाता है। जी। आप क्या समझते हैं कि लोग ऐसे ही आपके ऊपर पत्थर मारने लगेंगे? आई एम सो वेल ट्रेवल्ड। मैं उस हिंदुस्तान के उस रीजन से भी गुजरा हूं, कुपवाड़ा कश्मीर के, जहां सुना है पत्थर मारते हैं लोग बाग, जहां सुना है कि मोटरसाइकिलिस्ट पर पत्थर मार रहे हैं, आप राइड पे निकले, बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच थिंग। आप क्या जरूरत है, अगर इफ दे गेट ऑफेंडेड बाय सम थिंग्स तो आप उसी को लगा के और जाएंगे? व्हाई कांट यू ट्रेवल फ्रॉम दैट रीजन चुपचाप साइलेंटली? सो आई ऑलवेज से कि if you are a traveler, behave like a traveler. You don't own that place. There are set rules and regulations of that region. Follow that. Follow that. You don't own that place. आप मुसाफिर हैं, रात 2 रात के लिए आए हैं, बिताएं और निकल जाएं. Don't show off. Right. A true traveler will never show off. Okay. So हमारे हिंदुस्तान में क्या पत्थरबाजी या झगड़े नहीं होते या चोरी नहीं होती? सब जगह होती है। यू हैव टू बी अवेयर।
आपको पहले स्टडी करना है कहाँ क्या हो सकता है, क्या कहाँ हो सकता है. यस, आई एम अवेयर. मैं कहीं भी जाता हूँ तो आंखें खुली हैं, कान खुले हैं मेरे. बाय द गॉड्स ग्रेस आई हैव नॉट हैड एनी बैड एक्सपीरियंस एट ऑल. ओके, जैसे कि आपने बोला कि लोग आपसे हमेशा इंटरव्यूज में पूछते हैं कि सबसे खूबसूरत कंट्री कौन सी थी. यस. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक की आपने सबसे खूबसूरत ऐसी कौन सी जगह देखी जो आपको लगा होगा हाँ यार ये जन्नत है. I think nature-wise, Switzerland is awesome. ओके. Awesome. There is a village called Gustav where all the celebrities, Bollywood celebrities, spend their vacations. That is really awesome. Awesome, nature-wise. We can compare our Kashmir with that place, but because we are irresponsible, we don't keep our places clean, तो वो नंबर ज़्यादा ले जाता है. अदरवाइज वी हैव द सिमिलर नेचर बट क्लीन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो थोड़ा सा पीछे है. राइट. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी जगह की कोई बहुत खूबसूरत जगह देखनी है, जैसे मैं आपको अब बताता हूँ, मुझे काम के सिलसिले में ही गोवा रहना पड़ा था तकरीबन 1 महीने के लिए, और मैं अकेला था उस समय. तो मैंने वहाँ पे कुछ लोकल्स के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, और उन्होंने मेरे को बहुत हिडन जेम्स गोवा के ले जाके दिखाए, जहाँ पे बोलते ना परिंदा भी पर नहीं मार सकते, वैसे कोई टूरिस्ट वहाँ जा ही नहीं सकता. यस. तो ऐसे कभी आपके साथ कोई तो ये एक्सपीरियंस आपके साथ इसलिए हुआ बिकॉज आपने लोकल से इंटरेक्शन किया. हाँ. आप अगर आपके पास फ्री टाइम था और आप इंटरेक्शन ही नहीं करते तो शायद अपने होटल में या अपने घर में रह जाते. इंटरेक्शन करा तो उन्होंने भी आउट ऑफ द वे जाके आपको वो प्लेसेस दिखाई. बिल्कुल. तो ऐसे ही अब मेरा भी यही पैटर्न हो गया. तो अब जैसे अगर मुझे मनाली भी मैं जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मनाली में जो बंदा है जो खाना बना रहा है वहाँ पे, या जो बंदा सर्व कर रहा है, उससे दोस्ती करके उसको बोलूँ कि यार तू मुझे, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मुझे घुमाने लेके चल. यस. नहीं है तो वो बता देगा, जीपीएस पे वो लोकेशन डालो, आप होकर आओ, घूम कर आओ. सर हम मनाली की मैं आपको बात बताता हूँ. तो उस जगह का क्या नाम है मुझे नहीं मालूम. हमने वहाँ के जो शेफ है, हमने उससे बात करी और हमने इसको थोड़ा कन्विंस किया. तो उसने बोला कि भैया मैं आपको दोपहर में लेके चलूँगा. हमको ट्रैक करा के लेके गया, उधर कोई रोड नहीं जाती है, और उसके बाद जो सिनिक ब्यूटी सामने थी, मतलब मैं इसको नहीं बता सकता. और जितने भी लोग मनाली जाते हैं, मुझे लगता है उसके आगे मनाली वाले 10% भी देख के नहीं आते वहाँ का. सो मनाली मैं जाता हूँ तो लोकल से, अब मेरे इतने मैंने बताया ना, वो कहते हैं सर आप आओ तो सही, आप आओ तो सही. मनाली से करीब 15 किलोमीटर और ऊंची पहाड़ों पर रिमोट है, और मैंने वहाँ के घरों के अंदर बैठ के उनके साथ ज़मीन पे उनके साथ चाय खाना सब कुछ खाया है. जहाँ से मनाली की असल चीज़ जिसको कहते हैं गांजा, वहाँ से आता है गांजा. वो अमेजिंग अमेजिंग फूड, अमेजिंग एनवायरनमेंट, क्लेanलीनेस, वो व्यूज़ आपको दिखेंगे ही नहीं. तो वो आप जब तक बात नहीं करोगे कौन, आपके पास थोड़ा समय होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, एंड ज़ील टू एक्सप्लोर होना चाहिए. वो लोकल से ही मिलेगा आपको. ओके. वो लोकल से मिलेगा. तो सर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी सारी ट्रिप्स मारी हैं, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं आज की तारीख में राइडर्स, सबसे पहली कि वो मशीन कौन सी लेके जानी है और उस टेरेन के हिसाब से मशीन फिट है कि नहीं. अगर लेट्स प्रिज्यूम अगर आपके पास आरी है, तो आप आरी को हर जगह लेके नहीं जा सकते. उसकी मशीन की भी एक लिमिटेशन है. मशीन अपने आप में बहुत अच्छी है, बट उसकी लिमिटेशंस है. एट द सेम टाइम अगर आपके स्पोर्ट्स बाइक है, तो वो भी हर जगह नहीं जा सकती. वो आपको थोड़ी देर का फन तो दे सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू एक दिन में 1000 किलोमीटर ड्राइव करना है, वहां इट विल बी अ चैलेंज टू ड्राइव. तो सबसे पहले किस तरह की मशीन लेके जानी चाहिए, एक बार प्लीज वो बताइए. और दूसरा, क्या लेके जाना चाहिए और क्या लेके नहीं जाना चाहिए. सो आपने कहा कि आरी है या कुछ नाम लिए, सो मशीन सिलेक्शन फर्स्ट. तो मेरे लिए एनी मशीन कैन गो एनीवेयर. Okay. It is not the machine which will take you to places. It is the rider which will take the machine to that places. Right. So rider is important, not the machine.
बट सर समटाइम इट हैपेंस नो कि जैसे स्पोर्ट्स गाड़ी है, डेफिनेटली दी सुपर बाइक्स, आप जो सुपर स्पोर्ट्स हैं, that is difficult to take to off roads, राइट, but there are people, there are examples, they have taken those places to those roads, when I was doing Dalton and Dempster Highway, the American side and the Canadian side of the Arctic Circle, those are supposed to be one of the top dangerous roads. We met a couple in Salmon Glacier, a 62, 63-year-old couple who was doing two up on a Honda Goldwing 1985 model, 1982 model Honda Goldwing. अरे वाह, The same journey, which we were saying it was really tough on a 400cc Bajaj Dominar, they did it on a Honda Goldwing 1982 model. So any machine is built to go anywhere. It is the rider who has to ride that machine to that places. So I have taken my 80cc TVS Scooty anywhere, done 80,000 kilometers on that. So it is the rider who will take that machine. I have seen so many riders, so many riders. Again, I'll quote you an example. I was doing that Chopta and Tungnath with a group. They said, नहीं सर आपको हमारे साथ चलने चाहिए. It will be an honor अगर आप ride करें. In those days, I was a little inexperienced, I would say. I am talking about 2014, I think. मैं रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड थी मेरे पास, फुली लोडेड. मैं ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले गया था, फुली लोडेड व्हीकल. और जब हम चोपता के बेस पे पहुँचे, कौन सा गांव आता है वो, उस गांव से चोपता 14 किलोमीटर है. और वी कुड सी फ्रॉम द बेस, चढ़ाई है, करीब करीब 150 मोटरसाइकिलिस्ट हैं. वो चलते थे और 200 मीटर, 150 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर के बाद गिर जाते थे और वापस आ जाते थे. बर्फ का पैच है वो, बड़ा ज़बरदस्त. और 4x4 सफारीज एंड ऑल 4x4s अनेबल टू क्रॉस. आई वॉज द ओनली वन आउट ऑफ दोज जो चला तो चलता ही चला गया और 14 किलोमीटर जाके रुका. रास्ते में गाड़ियां, बोलेरोज वगैरह पहाड़ के नीचे गिरी हुई भी मिली. तो आई वुड से 1, इट वाज एक्सपीरियंस. 2, it was confidence. 3, know how to ride that terrain, what to do and what not to do on that terrain. Okay. So there were n number of brands on that day on that route. They could not go. तो आपका जवाब आरी गई. So it is not the brand. It is the rider who has to take that brand to that place. He should have the confidence. He should have the know-how. He should have the experience to ride that terrain. Okay. It is there on the Facebook itself. And I got acknowledgement from so many people. अरे सर वो उस दिन तो हमें पता है कोई भी नहीं जा पाया था. एंड और रास्ते में एक और मेरे को मिला राइडर और हम दोनों वहाँ पहुँच गए. उसके बाद वापसी में the reason why I'm telling you the return journey is कि आप पहुँच गए तो you are loaded with excitement कि यार बाकी कोई नहीं आया और आप आ गए. That is the point where the ego can come in. Right. अब वापस भी आना है, वही बर्फ वाली जर्नी है. ठीक है, अब वापस आ रहे हैं और जो दूसरा राइडर है, बिकॉज वी टू were the only one who could reach that place out of those 200 riders. अब वापस आ रहे हैं और वो आगे है, मैं पीछे हूँ. और मैं पूरे रास्ते ये सोचता जा रहा हूँ कि he is going down the hill with confidence. He will fall. He will fall. He will fall. And the third turn, I saw him down. Uh-huh. So, once you achieve something, you should stay humble. बिकॉज वो सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. मैं समझ सकता हूँ इस चीज को. अभी आपको वापस जाना है. सो कॉन्फिडेंस टू अ पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. बियॉन्ड दैट लाइन इज ओवर कॉन्फिडेंस. दैट इज वेयर यू आर बाउंड टू कमिट
कि हम राइडर्स सोचते हैं कि सब लेके चले जाएं। हाँ, सो जैसे मैंने कहा अभी आपको इस इंस्टेंस में, मेरे पास उस समय अगर आप फोटोज देखेंगे उस 2014 की आरी की, तो आप कहेंगे सर ये क्या, इतना सामान। आई वॉज लिटिल इनएक्सपीरियंस्ड ओवर द पीरियड बिकॉज देयर वॉज नो वन टू गाइड अस। हम तो स्टोन एज में पैदा हुए, कुछ था ही नहीं। निक्कर और रिलैक्सो की चप्पल में भी मोटरसाइकिल लेके निकल जाते थे। आज की डेट में पॉडकास्ट हैं, इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यू कैन पिंग द राइडर्स जिन्होंने वो रूट करा है, सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। तो पैकिंग इज एन आर्ट। ओके, पैकिंग इज एन आर्ट। तो फॉर द न्यू जनरेशन राइडर्स प्लीज नोट इट डाउन। आप जब पहली राइड पे जाएं, आप जब सामान लेके जाएं तो एक लिस्ट बना के जाएं, मैं ये लेके गया। अब जब वापस आए तो उस लिस्ट को में से टिक करें क्या आपने यूज करा और क्या आपने नहीं यूज करा। तो जो नहीं यूज करा नेक्स्ट टाइम वो नहीं पैक करें, तो आपका 10% सामान कम हो जाएगा अगली जर्नी। बहुत अच्छी रेमेडी है। रिपीट द प्रोसेस। बाय द एंड ऑफ 10th राइड और 15th राइड और 20th राइड यू वुड कम टू नो व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल्स जो आपके काम आएंगे। बाकी इज अननेसेसरी बोझा जो आप ढोएंगे। और हर बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज जाती है और एज इट इज वापस आती ही आती हो। यस, राइट। सो मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगा। इन माय 5 months ऑफ जर्नी आर्कटिक टू अंटार्कटिका, पीपल वुड लाफ, आई नो, बट क्योंकि आप एक मोटरसाइकिल पे 5 महीने के लिए टेम्परेचर्स, डेथ वैली टेम्परेचर्स वर 54 and in Dalton and Dempster the temperatures were -5. Okay. So -5 to 54 आपको सब कुछ लेके जाना है। आप मोटरसाइकिल पे 5 महीने के लिए ऑन अ ब्रांड विच इज नॉट अवेलेबल इन दोज कंट्रीज, बजाज डोमिनार, उसके स्पेयर्स भी लेके जाने हैं, टूल्स भी लेके जाने हैं, लुब्रिकेशन भी लेके जाना है। तो आप कितना सामान ले जाएंगे? कपड़े, अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स, तो यू आर लेफ्ट विद हार्डली 20% ऑफ द स्पेस। राइट। So on that journey, starting from 23rd July, the socks I wore from my house on 23rd July, I came back on 21st of December with the same socks. Change ही नहीं है। No. But that does not mean that I was living in horrible conditions. I used to wash it daily. वो socks ऐसी थी कि मैं उससे मुंह भी पहुंच सकता था। I am a very hygienic person. I cannot tolerate smell. So it is a little effort. The moment you check in, रात को हाथ धोने से पहले सॉक्स लिया और बलकलावा लिया, धो के उसको टांग दिया, और उसके बाद आपने हाथ धो लिया तो आपका हाथ भी धुल गया, साफ हो गया। बलकलावा तो बहुत गंदा हो जाता है दिन पर, ठीक है ना, हम रियलाइज नहीं करते। तो आपने जब वो साफ करा तो आपके हाथ भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए, नखून वखून सब कुछ साफ हो गए, आपके वो भी साफ हो गए। अर्ली मॉर्निंग वेदर खराब है तो वो हो सकता है सूखे ना। Hair dryer is the most essential part of my travel. हमने भी सुखाए हैं सर ये Since ages, I keep a hair dryer with me always in my travels. Okay. So hair dryer से सॉक सूख जाएगा, बलकलावा सूख जाएगा, you are again good to go. हेयर ड्रायर के आगे हम लगा के इसको चलाते थे और उसमें भाप निकल के सूख जाता था थोड़ी देर में। ये चीज तो हमने भी करी है सर। And whereas my co-riders, I would not name out of the two, one co-rider was carrying almost 30 pair of socks. अरे बाप रे। 24 underwears. ये कुछ ऐसा मैंने किया था स्पीति लाहौल जब आई डिड माय विंटर एक्सपीडिशन। So I still, कुछ एक राइड्स पे they were fortunate enough to ride with me. They said सर हम देखना चाहते हैं आप कैसे एक सॉक से राइड करते हैं। I still ride with one socks. Okay. जाके धो के टांग दो, आपके पास अगले दिन मॉर्निंग फ्रेश सॉक्स है। I wear cotton thick socks और I am lucky कि मेरा स्वेट कम आता है, स्मेल नहीं है, बट आई राइड। तो एक एक करके चीज आप अगर कम करते चले जाओगे तो आपका बैग कम होता चला जाएगा। सही बात है। वो कहते हैं ना कि अगर सफर में लंबा जाना है तो बोझा कम रखिए, ऐसे ही लाइफ में अगर लंबा जाना है तो परेशानियों और यादों का बोझा कम रखिए। राइट। ओके, अब ये तो बात हुई क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है। ऐसे हाँ, दैट डज नॉट मीन you forget to carry or you don't carry the basic things required for a longer trip which are definitely essential. Right. उसके लिए आपको कहाँ जा रहे हैं, किस किस कंट्री में क्या क्या वेदर होगा, वो सबका स्टडी करना है.
तो पहले हम रिसर्च करें बहुत Yes. ज़्यादा, अगर किसी भी कंट्री पे जा रहे हैं अच्छे से रिसर्च करें, रिसर्च Yes. बहुत शानदार होना चाहिए, Yes. उसके बाद वी शुड प्लान टू गो Yes. दैट कंट्री. सो माई बेसिक डेफिनेटली टू कैरी लिस्ट में मेरा राइडिंग गियर्स होते हैं, मेरा रेन गियर होता है, मेरा हेयर ड्रायर होता है, पार्ले जी का बिस्कुट होता है जहां अवेलेबल नहीं है. व्हाट एल्स डू यू नीड? कुछ भी नहीं चाहिए. हेलमेट वाइजर आप एक्स्ट्रा हेलमेट वाइजर तो होता ही होता है, वो तो चाहिए जाएगा. लॉन्ग डिस्टेंसेस आई कैरी 2 एक्स्ट्रा वाइजर्स बिकॉज कभी भी टूट सकता है. और ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आपको कैरी करने चाहिए? Tools, I carry a basic toolkit which has all the sizes of nuts and panners and सब चीज़ वो 450-500 रुपए से लेके 1600 रुपए तक की अवेलेबल है, बाजार में आती है. मल्टीपल टूल्स आते हैं उसके अंदर, वो मैं लेके चलता हूँ. देन अ सेट ऑफ कीज मैं लेके चलता हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट दी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज जहाँ आप एक या दो ही राइडर्स हैं तो वो लेके चलते हैं. देन आपका चेन टाइटनिंग का चाबी होता है, एक 10 नंबर का चाबी, एक 14 नंबर का चाबी, एक 18 नंबर का चाबी, ये ज़रूरी है. ये बेसिक चीज़ें. देन लुब्रिकेटिंग लेके चलते हैं, बाकी वो लोकल भी आप खरीद सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी जाएंगी ही जाएंगी. Okay. पंचर किट एंड अ इन्फ्लेटर. मैं इस पे आ रहा था कि बहुत सारे लोग राइड पे निकल जाते हैं बट उनको अपनी गाड़ी सुधारना नहीं आता है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लर्न हाउ टू रिपेयर योर बाइक? सी पंचर रिपेयर करना, टायर निकाल के, ये मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है और मेरे लिए भी वो फोबिया है. आई एम लकी इनफ कि आज तक मैं पंचर से सड़क पे नहीं रुका. इतनी एन नंबर ऑफ मोटरसाइकिल चेंज हो गई, कभी नहीं रुका. पंचर हुआ भी तो लकीली या तो घर आके हुआ या पंचर वाले के सामने हुआ. आजकल ट्यूबलेस आ गए तो वो भी डर खत्म हो गया. तो when we were doing Arctic to Antarctic, तो we specifically asked the brand Bajaj to give us a training. तो हमारा 2 दिन का ट्रेनिंग उनकी फैक्ट्री में हुआ. फिर शुरू से ही मेरा प्रैक्टिस था कि मेरा अगर मोटरसाइकिल सर्विस पे जा रहा है तो आई वुड नॉट लीव द मोटरसाइकिल. आज तक वो प्रैक्टिस है मेरी. आई वुड स्टे विद माई मोटरसाइकिल एंड कार. I'll see what those guys are doing. Right. Try to do it myself also sometimes. तो मुझे पता है कि, और अगर आप अपनी मोटरसाइकिल या अपनी कार को राइड से पहले प्रॉपरली सर्विस रखते हैं, प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं, आई डोंट थिंक इफ यू लव योर व्हीकल्स, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, दे वुड नॉट लव यू बैक. ओके, सो इंटरनेशनल लेवल की अगर हमको जर्नी करनी है तो हमने अपने साइड के चेकअप्स तो कर लिए कि हमने रिसर्च कर लिया, हमने गाड़ी का कर लिया, हमको कपड़े किस तरह के लेके जाने वो डिस्कस कर लिया. व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस, कि कितने मेजरली एक्सपेंसेस आते हैं, और वीज़ाज, जो मेरी नॉलेज में है कि आपको इंश्योरेंस भी रखना पड़ता है. कुछ कंट्रीज में इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है, कहीं नहीं होता है, बट वहाँ पे भी हमको लेना चाहिए. तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट. तो फॉर एनी इंटरनेशनल, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल से, आप ये चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या क्या तैयारी ज़रूरत है, क्या क्या पेपर वर्क ज़रूरत है, और क्या क्या खर्चा आ सकता है. सो फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रैवल्स, आपको सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको आइटनरी बनानी है. ओके. एंड दैट आइटनरी हैज़ टू बी ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस. ऑन अ डेली बेसिस आपकी ब्रॉडर आइटनरी आपकी मंथ की हो गई कि एक महीने में आपको कहाँ से कहाँ तक कवर करना है, 5000 किलोमीटर करना है या 6000 किलोमीटर करना है. फिर वीकली आइटनरी हो गई कि आपको किस स्टेट से किस स्टेट तक जाना है. देन डेली आइटनरी विच इज़ फ्लेक्सिबल, कि आप कहीं डिले हो गए तो आप बीच में से कोई रूट काट सको और आगे जा सको. सो प्लानिंग योर आइटनरी इज़ द मोस्ट क्रूशल पार्ट, क्योंकि वही आपको बताएगी कि आपकी जर्नी कितने दिन की होने वाली है, कितने किलोमीटर की होने वाली है, कितने तरह के टेरेन से आप पास करेंगे, कितने तरह के वेदर से आप पास करेंगे, कब कब आप उस जगह पे होंगे. तो उस जगह पे, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप 5 महीने की जर्नी में कब उस जगह पर होंगे, तो आप वेदर कैसे चेक करेंगे. Exactly. तो इसलिए डिटेल्ड आइटनरी शुड बी इन प्लेस. तो उसी के हिसाब से आप अपनी पैकिंग करेंगे. नाउ द फोरमोस्ट थिंग इज कि उस जगह जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए. सो वीज़ाज के लिए आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक वीज़ाज हैं टाइम स्पेसिफिक मिलते हैं,
और अगर आप लाइक ईरान, हमारा वीज़ा 3 बार एक्सपायर हुआ, 2 बार एक्सपायर हुआ, तीसरी बार हमने उसको कवर करा। तीसरी बार में भी हमारा वो एक्सपायर होने वाला था, इसलिए वी हैड टू कट शॉर्ट आवर विजिट और वी एग्जिटेड ईरान। तो आपको वो, अगर आपके पास डे वाइज आइटनरी है तो आपको पता है कि कब से कब तक आप उस कंट्री में होंगे, तो आपको उसी ड्यूरेशन का वीज़ा अप्लाई करना है। सो वीज़ाज आर टाइम स्पेसिफिक, डे स्पेसिफिक, तो आपको उसी दिन के अंदर अंदर एंटर करके निकलना है बाहर। यू कैनॉट बी कैजुअल अबाउट एंट्री एंड एग्जिट of that country. You have to be in that visa period, otherwise you can be, if you overstay, you are blacklisted. You will not get visa second time Again for that country. yes, and for not for that matter, for that country also you may not get visa for any country. Oh. Because there is a central database where your data is fed. अच्छा. yes Okay. yes yes so aapko visas apply karne हैं according to the itinerary for तो those specific ये सारा dates. डेटा सेंट्रलाइज होता है इन जस्ट इन केस आई हैव बीन टू यूएस और अगर मैं वहां से टाइम से एग्जिट नहीं कर पाया तो ये सारी कंट्रीज को पता चल जाएगा इस चीज का. ओके, आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस फैक्ट. So आपका there are countries which do a background check. That is why अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वो they won't bother to do a background check because उनको पता है the US visa is given after stringent background checks. ओके. तो कुछ कंट्रीज में सर ऐसा भी होता है ना कि वीजा ऑन अराइवल भी होता है कि हम वहां Yes, पहुंचते हैं. तो बट वीजा ऑन अराइवल तो है, बट लेकिन वो बीच की कंट्रीज होंगी, हाँ जी, तो आपको एंट्री और एग्जिट के लिए वीजाज प्लान करने हैं। हाँ जी. सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जिट का वीजा प्लान करना है लास्ट कंट्री, आपको एंट्री डेट पता होनी चाहिए, आप तभी अप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए उसने 15 दिन का वीजा किया और आपका 5 महीने का प्लान है, आप ऑलरेडी 10 दिन डिले चल रहे हो, तो आपके पास वो सिर्फ 5 दिन मिले उस कंट्री में। सो यू हैव टू एग्जिट ऑन द 5th डे एनी हाउ. एनी हाउ। तो वहां पे जैसे हम पहुंच गए तो वहां हम एक्सटेंड नहीं करा सकते वीजा और अपना. आप करा सकते हैं, बट अगर आप बीच में हैं जर्नी के, तो आप अगर वीजा एक्सटेंड कराते हैं वहां का, तो आगे के वीजाज का क्या होगा? सो फॉर इंटरनेशनल जर्नी यू हैव टू बी वेरी वेरी specific. प्लान्ड, वेरी वेरी प्लान्ड। यू कैनॉट बी कैजुअल, यार आज सुबह नहीं है राइड बनने का, यार 6 बजे निकलने का, 11-12 बजे निकलते हैं, तो वो 11-12 बजे जो निकलना है, इट विल कॉस्ट यू 2 days। तो वो ऐसा करते करते 5 महीने की जर्नी में आप कम से कम 15 दिन पीछे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज की प्रैक्टिस पहले इंडिया में कर लो आराम से. Yes. So और- you have to be very very specific on an international trip. Visas लेने हैं। Then उसके बाद the most important part is the international driving permit (IDP). You Okay. should not. There are certain countries our driving license is valid, but still they ask for a IDP. And you're- what is that? It is the international driving permit. Okay. For traveling in international countries, you should have a Indian driving license, which is a digital license with a chip, not the copy wala license. Okay. आजकल most of the states have that digital license. वो होना चाहिए, plus the IDP, International Driving Permit, which Okay. you can receive, which you can file online with your Parivahan site, and you can get it in 4 to 6 working days. Okay. IDP चाहिए, और then you need foreign currency. Then And you what need- about insurance? You were, you were Insurance. emphasizing that you should have the insurance So while insurance, entering that country. there are your country insurance is not valid there. Okay. हमारा कोई सी भी इंश्योरेंस बाहर का वैलिड, बाहर वैलिड इवन बाइक का भी जो इंश्योरेंस है वो वैलिड नहीं होता. वैलिड नहीं होता है। Okay. वैलिड नहीं होता है। Okay. सो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं, बॉर्डर पर some borders emphasize there is a must, you should buy the insurance there for that country. So आपको वहां पर बाई करना है। ठीक है. For Europe, there is a green card for insurance which is valid for certain number of countries. वो आप one time खरीद लेंगे तो वो आपके 20-22 कंट्रीज में वो आपका हो जाएगा। वैलिड है। अदरवाइज हर कंट्री के बॉर्डर पर जब आप एंट्री करते हैं, वहां पे along with the fees you can buy the insurance. You have to buy the insurance Okay. for that specific country. तो वो इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? वो इंश्योरेंस आपका एक्सीडेंट्स, थर्ड पार्टी डैमेजेस वो कवर करता है।
तो आपका बाइक का भी एक्सीडेंट कवर कर लेता है, इज इट लाइक बाइक दैट? का एक्सीडेंट आपका कवर करने का कोई मकसद इसलिए नहीं उठता क्योंकि आप अगर इंडियन ब्रांड लेके जा रहे हो तो उसके स्पेयर्स वगैरह तो मिलेंगे नहीं, वो तो आपको मंगाने तो वहीं से पड़ेंगे। बट कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स है ना सर, जैसे केटीएम हुआ या बीएमडब्ल्यू हुआ। वो करता है बट अगेन once you are in an accident your entire trip is gone. राइट। Your entire trip is gone. So I have not faced that consequence. So yes, while we were doing Arctic to Antarctic, one of our co-rider had an accident, not because of his fault, because of the other lady's fault. She jumped the red light. His bike was damaged. So our Indian insurance never worked. Our local insurance worked. That case is still lingering on even after 6 years. Next year is the date of hearing in Canada. So in Vancouver, that accident happened. So we had to airlift the spare parts from Bajaj. We got it in Vancouver, and me and him, we fixed the bike with the help of the local bikers. My friend's garage. We fixed the bike ourselves. ओके, नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि हम खुद की बाइक लेके जाएं Hmm. या उस कंट्री में फ्लू करें और वहाँ रेंटल पे ले लें। Hmm. तो व्हाट इज प्रेफर्ड? So my motto in life now is every year one international ride, whether it is on my bike or on a rental bike. If you are traveling, riding for more than 3 months, for more than 2 months for that matter, taking your bike makes sense. If you have to do a country specific like Europe, 26 countries, once you have a single visa, you can take the bike on rent and travel across those 26 countries freely. There are no borders once you enter Schengen. But say you are riding in Kazakhstan and you have to enter Kyrgyzstan on a rental bike, you cannot do that. Why so? You have to cross the borders. There are no treaties between the two countries. Oh, okay. You cannot rent a bike in one country and do the entire world. Right, For that, you have to have the bike in your name. exactly. So, generally, like last year, I flew to Japan, took the bike there, did Japan for 20 days, came back, over. Okay, so correct me if I'm wrong. If you are visiting a single country, Yes, you can, rent that bike then and Yes. there. yes. But if you want to explore so many countries, you should Yes. take your bike. You should take your bike, and that too, if you're doing more than 2 months. Right. Because carrying your bike involves too much of expenditure and paperwork. As in? As in, first and foremost, you have to take the carnet. What is Carnet is carnet? like a passport of the bike. Okay. Like you have the passport, that is the passport of the bike. Okay. So that costs you money. That is 1 lakh plus 18%. So 1 it lakh. is issued by the It Indian is government? issued by the authorities in Mumbai. Okay. So that costs 1,18,000 rupees, valid for a year. If you are doing it more than a year, then you have to again revalidate that carnet. Plus the security deposit, that is 100 to 150% of the IDV, insured declared value of the bike. Okay. So if your bike is 4 lakh rupees or 40 lakh rupees, so they can charge you anywhere between 4 lakh or 6 lakhs for a 4 lakh bikes, or 40 lakhs or 60 lakhs for a 40 lakh rupees bike as security deposit, which will be given back to you once you come back and deposit back the carnet. So 1,18,000 is non-refundable. Security is refundable. Okay, so you have to deposit it back to that authority. Yes. Okay. Then if there is no road entry, like till now there was no road exit from India. Now China has opened up, but again China exiting through China costs a bomb. So only the Chinese circuit costs you somewhere around 8 lakh to 12 lakh rupees for a 12 to 14 days passing through China. ऐसा क्यों सर? मतलब ये कंट्रीज इतना पैसा क्यों लेती हैं? मतलब आप किससे वहां से निकल Countries रहे हो? पैसा नहीं ले रही है. There are certain rules and regulations of every country. Okay. You have to abide by those rules. So at the moment, Myanmar is closed. The only route available
for exiting India is the Nepal, Tibet, Lhasa, Tibet, and China. So for that, you have to have enter Nepal, then you have to have Tibet, then license the visa for Tibet, then for China. For China, you have to take the visa. You have to take the local vendor who will be throughout your journey in China with you. Okay. And that is mandatory. That is mandatory. Okay. Then you have to have the local license, driving license made there. All this is done in Nepal. Nepal. Okay. So there's a cost involved for that, and that is roughly between 8 to 12 lakh rupees. So अगर हमको चाइना का लाइसेंस चाहिए तो देन अगेन वी हैव टू गिव द टेस्ट एंड ऑल वो सब प्रोसीजर हो जाता है वो, that agent does it for you. Okay. Or the other way is you plan your itinerary like we did. We planned our itinerary like we started in Turkey, Istanbul. So we flew our bikes to Istanbul, and from there we did the entire Europe, came back via Istanbul and entered through Georgia, Armenia, Iran, and then to Dubai, and then the Saudi Arabia and the other Middle East countries. That is the other way. Then you have to fly your bike to that country and ship the bike back or fly back the bike. So the cost is involved. Right. So if the journey is less than 2 months, I don't advise taking your bike. Okay. You can get the bike easily for 5,000 rupees, ballpark figure of 5,000 plus minus 1,000 rupees per day. So you can easily take the bike on rent. No paperwork required. Take the bike on rent. Have your IDP. They'll see your IDP and the credit card. Deposit the amount, and you can take the bike on rent. Do that country. Come back. Fly back. And I guess that is much cheaper. Cheaper. Yes. Right. Yes. कि आपको इंटरनेशनल राइड भी हो गया, आपको बाइक भी हो गया, और आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है. Like we did Japan. It was somewhere around between 5 to 6 lakh rupees, including the airfare, the bike rental, the bike fuel cost, the stay, the food, everything. But that makes sense actually. Yes. सर आप एक कैंपेन अभी रन कर रहे हैं, आई राइड रिस्पॉन्सिबली. क्या है एग्जैक्टली वो? तो जैसा ड्यूरिंग दी पॉडकास्ट भी मैंने डिस्कस करा, राइड रिस्पॉन्सिबली और बी आर रिस्पॉन्सिबल राइडर. सो वन नाइट ऑफ 19th September 2020 रात को 2 बजे नींद खुल गई. आई सेड दिस कम्युनिटी हैज़ गिवन मी सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. आई थिंक आई शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज जब मैं इंटरनेशनली राइड करता था, द मोटरसाइकिलिस्ट आर रिस्पेक्टेड अ लॉट. अ लॉट मीन्स अ लॉट. आई वाज राइडिंग थ्रू फ्रांस एंड 7 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम था, एंड द मोटरसाइकिलिस्ट आर अलाउड टू zigzag between the traffic. And trust me, in that 7 kilometer of traffic jam, the moment a car rider see a motorcyclist in their rear view, they'll just do like this और रास्ता दे देंगे हमारे को, जैसे एम्बुलेंस के लिए करते थे. जैसे एम्बुलेंस के लिए करते थे. And they are respected. They will never say ill words to the motorcyclist. They are the respected. Whereas हमारे यहाँ ये respect हमारी नहीं है, हमको बनानी पड़ेगी. तो उसके लिए क्या करना है? तो बहुत कुछ सोचने के बाद 20th of September सुबह मैंने अपने दोस्त को कहा, यार आई नीड टू शूट अ स्मॉल वीडियो, अ मैसेज वीडियो वेयर इन आई कन्वेड कि मैं एक कैंपेन लॉन्च कर रहा हूँ, आई राइड रिस्पॉन्सिबली, जिसमें आई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. आज हम कोई भी कैंपेन लॉन्च करते हैं तो उस कैंपेन में हम कहते हैं आप बदले. मैं आपको बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो आप खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं, खुद से ओथ ले रहे हैं कि मैं बदलूंगा. आई वुड राइड रिस्पॉन्सिबली मीन्स आई वुड कीप माई मोटरसाइकिल इन ऑल द लीगल लिमिट्स. I would abide by all the rules and regulations. Most importantly, I would not do anything which may cause a hindrance to the other road users. तो उसी से तो आपकी इमेज कम्युनिटी की बढ़ेगी ना. So that is the reason that campaign was launched. तो आज तक वो self-funded campaign है wherein we try to educate the riders, and if they are ready, they take the oath. We give them the stickers. There are set of 3, 4, 5 types of stickers. And I am proud to say that my office has issued somewhere around between 6-7 lakhs stickers.
And the remotest part I have gone in Silchar, in Kanyakumari, in Rajasthan, in Gujarat, I have seen bikes with those stickers. I have 93 coordinators across the country जिनके पास वो stickers जाते हैं. Anybody from that state or that part wants, I guide them to that place. They can collect these stickers free of cost, absolutely free of cost. But I ensure and I request everyone who is taking that sticker, if you think you can do justice to that campaign, I Ride Responsibly, only then you paste that sticker. Because once that sticker is pasted, it is a responsibility on you that you don't do anything wrong on the roads. Okay. I can help you in that campaign. Sure. I'm from Central India Sure, right now. sure, So in sure. Central India, we can help you out. Sure. I Okay. can send you a set of stickers. Sure. Anyone, you just have to ask them, brief about what is I Ride Responsibly. If they are agreeing, he has to take a pledge in front of you that, yes, I have heard you, I know what you are saying, I will ride responsibly and cause no inconvenience to the customer. Because once you internally are in line with that, what you are putting on your motorcycle, I think you will adhere to that. And I think if I can educate even 0.0001% of the, I think I have made my mark. Okay. So last two questions. Yes. What is your, next country you're, planning to visit? Next continent was, for that matter, this year it was Africa, which I am unable to do because I told you I have put up a new industry, printing industry. So, but next year I am going to do the Africa. This year Africa was online. I had done the groundwork, the entire itinerary. But yes, next year I'll do Africa. Okay. So ये हो गया कि next country आपकी मैंने पूछा next country आपकी वो है. Africa consists of 52 countries. ठीक है. Some of the countries are not worth visiting because lots of corruption and chaos. So I'll not be doing those countries. Yes, at least 25 countries out of Africa. Okay. And next bike? You never know. I'm not too fond of too many to buy new bikes. I am fond of traveling on bikes. Brands have been kind enough to lend me the bikes if I want. But my final dream is to own a Honda Goldwing, so which may come in the next year or two. It's a beautiful bike. Yes. But my problem is I can't do justice with my bikes because most of the time of the year, 6 to 7 months, I am away. And that doesn't do justice with the bikes. They are standing idle. Goldwing तो सर एक तरह से कार है बाइक के फॉर्म में. That's the Cadillac of motorcycles. Right. That's the Cadillac of motorcycles. So how was your experience, sir? Great. It is always great to talk about motorcycles and live with the two wheels. Thank you so much for coming. My pleasure. आपने इतनी सारी चीजें बताई, स्पेशली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर करें. कहाँ हमको अपनी गट फीलिंग फॉलो करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और कैसे नए फ्रेंड्स बन सकते हैं. प्लस इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आप प्लान कर रहे हो तो क्या डूज एंड डोंट्स आपको फॉलो करने चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दीस थिंग्स. व्यूअर्स के लिए आई ऑलवेज क्लोज माय conversation with world is a very beautiful place. Come out of your comfort zone and explore. Move out. World is a beautiful place. And if you viewers have any further question or any query, they can always ping me on my Instagram handle, which is mountainmandg. I do reply to more than 1,000 messages a day. You will definitely get a reply. Sure, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.